हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इससे पहले मैंने आप लोगों को मिल्टन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनका पार्ट 1 कराया था। आज पार्ट 2 करा रही हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मैं अभी आप लोगों को शेक्सपियर के प्लेज और उसके क्वेश्चंस वगैरह करवा रही थी वो करवाती रहूँगी। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो, और नहीं अच्छे लग रहे हो तो बता दीजिएगा, कुछ और करा दूँगी जैसा भी आप लोगों को उचित लगे। वैसे करती मैं वही हूँ जो मेरा मन करता है, लेकिन फिर भी। और ये मिल्टन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बचे हुए जो क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस मैंने पहले करवा दिए थे, अब 39 क्वेश्चंस हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब इसके क्या वो कहूँ कि भाई ऑनलाइन बैच जो है चल रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन, भाई अभी 3 महीने हैं आपके एग्ज़ाम में, लगभग 3 महीने तो हैं ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आप के अंदर इतनी जो है आप में इतनी मेहनत करने की क्षमता हो तो बिल्कुल जो है आप लोग जो है इंग्लिश सूत्रा पर आ सकते हैं। और अगर मेहनत करने की क्षमता नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। तो ये जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जो है वो बता रही हूँ। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मिल्टन जो हैं उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां करी। पहली शादी उन्होंने तब करी थी व्हेन ही वाज 34 ईयर्स ऑफ एज। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करी थी उनकी जब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई थी 1652 में। उसके बाद कुछ साल बाद उन्होंने 1656 में अपनी दूसरी जो शादी करी थी। और वो कैथरीन वुडकॉक, उससे वो बहुत प्यार करते थे। और वो शादी के 1.5 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक बेटी भी हुई थी, वो भी कुछ महीने बाद चल बसी थी। तो वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी सेकंड वाइफ से करते थे। थर्ड वाइफ से जब तीसरी शादी उन्होंने करी थी तो वो उनकी एज की एक मजबूरी हो गई थी, बिकॉज ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, और उनको जो है एक सहारे की आवश्यकता थी। तो सबसे ज़्यादा जो प्यार करते थे वो अपनी सेकंड वाइफ से करते थे। और उन्हीं के लिए उन्होंने ये सोनेट लिखा है, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट। तो ये लिखा है उन्होंने कैथरीन वुडकॉक के लिए। ये कैथरीन वुडकॉक के लिए है। सेकंड वाइफ थी उनकी कैथरीन वुडकॉक। उसके बाद है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। देखिए, प्रमोट उन्होंने जो है एक वर्क लिखा है एरियोपेजिटिका। वो वर्क एक स्पीच है और उन्होंने उसमें ये कहा है कि एक गुड बुक जो होती है, अगर कोई इंसान किसी इंसान को मार देता है तो वो फिर एक जघन्य अपराध करता है, लेकिन एक अच्छी किताब को ख़त्म करना एक सृष्टि को ख़त्म करने के बराबर होता है। उन्होंने कहा वट एवर वी आर राइटिंग, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसे पब्लिश करने की, उसे लोगों तक अपने विचार पहुंचाने की आज़ादी होनी चाहिए। और ये विचार उन्होंने किस में दिए हैं? एरियोपेजिटिका में। तो दैट इज़ एरियोपेजिटिका 1644 में आई थी। इसका आने का रीज़न ये था कि मिल्टन ने इससे पहले उनके अपनी वाइफ से मतभेद हुए थे और वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। ही रॉट डिवोर्स ट्रैक्ट्स, और डिवोर्स ट्रैक्ट्स जो हैं उनको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा था। दैट इज़ वाई he had to write Areopagitica, freedom of press. Now the next one is Paradise Lost is written in. पैराडाइज लॉस्ट का जो स्टाइल है उसे ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। ये स्टाइल मिल्टन ने नहीं कहा था, ग्रैंड स्टाइल आर्नल्ड ने कहा था। और ये स्टाइल जो है इसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, क्योंकि जितने भी एपिक्स होते हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में, वैसे एपिक्स तो जो हैं वो हीरोइक कपलेट्स में लिखे जाते हैं, लेकिन मिल्टन ने इसमें एपिक फॉर्म है तो उन्होंने उसमें यूज़ किया है, ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करा है। और ये है दैट इज़ ब्लैंक वर्ड्स। And now the next one is the famous line, what though the field be lost, all is not lost। ये लाइन बेहद खूबसूरत लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, और इस ये लाइन है, तो क्या हुआ जो एक लड़ाई हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। मतलब इतना खूबसूरत कैरेक्टर जो गढ़ा है मिल्टन ने, और वो है सैटर्न। कि सैटर्न को जब आप मतलब पढ़ते हैं
तो सैटर्न को मिल्टन ने वाकई, पैराडाइज लॉस्ट अपने ऑटोबायोग्राफिकल पैराग्राफ्स के लिए जानी जाती है। एक एपिक जो होता है वो जब पोएट लिखता है ना, तो उसमें खुद की कहानी नहीं होता, एपिक में जो डिटैचमेंट होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। बट वेन एवर वी रीड पैराडाइज लॉस्ट तो वी फॉल इन लव विद सैटर्न। मतलब सैटर्न से एक रिबेलियस एंजल दिखाया है, एक उसने बहुत उल्टे पुल्टे काम करें, मगर जो उनकी स्पीचेस है सैटर्न की वो इतनी माइंड ब्लोइंग स्पीचेस हैं। तो क्या हुआ, जो एक लड़ाई हार गए, अभी सब कुछ थोड़ी ना हार गए हैं। दैट इज सैटर्न। The word that completes the famous line, better to reign in hell than serve in heaven, ये खूबसूरत लाइन भी सैटर्न की ही है कि better to reign in hell than serve in heaven, कि नर्क में स्वर्ग में चाकरी करने से बेहतर है नर्क में राज करो। और ये खूबसूरत लाइन भी बोली गई है सैटर्न के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट में। And now the next question is, by what age had Milton become totally blind? मिल्टन एक जो ईयर था 1652, वो एक काफ़ी लॉसेस का ईयर था उनके लिए, क्योंकि उस ईयर में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उस ईयर में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए। दैट वाज 1652 एंड 44, 44 साल की उम्र में। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस? देखिए, अगर ये जो प्ले के बारे में बात करते हैं, अगर इसमें अकॉर्डिंग टू मिल्टन कहा जाता है तो ये पोएम होती, क्योंकि मिल्टन ने इसे पोएम कहा है, लेकिन ये एक ग्रीक फॉर्म में लिखा हुआ क्लोजेट ड्रामा वर्स प्ले है। वर्स प्ले या लिरिकल प्ले एक ही चीज़ होती है, तो ये वर्स प्ले है। इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन? मिल्टन की लिसिडस लिखी गई थी 1637 में। ये पब्लिश तो हुई थी जब जस्टा एडवर्डो जो आई थी उसमें, लेकिन वो मिल्टन का खुद का कोई अकेले का वर्क नहीं था। ये लिखी गई थी 1637 में। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर थे मिल्टन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में उन्होंने जो बिगनिंग ऑफ द जो कि एंगल सेक्शंस एंड जूट्स जो आए थे, शुरुआत जो हुई थी कि रोम के शासन के बारे में ब्रिटेन में, ब्रिटन्स के बारे में और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पे इसे ख़त्म कर दिया है। तो 6 बुक्स हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखी है मिल्टन ने। Complete the sentence. Milton's poetic style is generally regarded as. मिल्टन का poetic style generally regarded as grand style, शानदार स्टाइल है उनका लिखने का। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स जो है करके वो लिखा है, जिसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी है, उन्हीं में से एक है लाइफ ऑफ मिल्टन। मिल्टन्स एरियोपेजिटिका कंसर्न्स विद, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया, दैट इज लिबर्टी ऑफ प्रेस, कि वट एवर जो भी हम लिख रहे हैं दैट शुड गेट पब्लिश्ड। इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन द आई, कि जो एक अच्छी किताब को नष्ट करता है वो अपने आप में एक तर्क को ख़त्म करता है। तो ये कहा गया है एरियोपेजिटिका में, ये लाइंस एरियोपेजिटिका की। Who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability? मिल्टन की लिसिडस को जो उन्होंने कहा था सैमुअल जॉनसन ने कि ये एलिजी जैसी लगी नहीं रही है, एलिजी को छोड़कर मिल्टन ने इसमें सब कुछ कहा है। In Milton there is always an appearance of effort, in Shakespeare scarcely any. This remark has been made by, ये रिमार्क जो दिया है ये विलियम हैजलिट के द्वारा दिया गया, जो उनके लेक्चर्स थे पोएट्स पे, उनमें जो है उन्होंने ये रिमार्क दिया है विलियम हैजलिट ने। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं, इससे पहले आप इसको ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। सन्स ऑफ बिलायल उन्होंने जब कहा है, कहा किसे?
एंग्लिकन क्लर्जी, केवेलियर पोएट्स, द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। अगर ये खाली केवेलियर पोएट्स होता और उसके अलावा कोई और पोएट्स होते तब तो ये सिर्फ हम केवेलियर पोएट्स लगाते, लेकिन इसमें उन्होंने सभी को उन्होंने कहा था कि एंग्लिकन क्लर्जी, केवेलियर पोएट्स, ओपोनेंट्स ऑफ द, क्योंकि इसमें उन्होंने एंग्लिकन पोएट्स को उससे जो है वुमेन से कंपेयर किया था, और उसके बाद जो कॉमनवेल्थ के जितने भी ओपोनेंट्स थे उन सबको ही उन्होंने लिया था। अगर यहाँ मेटाफिजिकल पोएट्स और कुछ होता तब तो हम यहाँ सिर्फ केवेलियर पोएट्स लगाते, लेकिन यहाँ पर मिल्टन ने ये सभी को कहा है सन्स ऑफ बिलायल। तो ये है ऑल ऑफ द अबव। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। देखिए पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट कब करी गई थी? पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट हो गई थी 1665 में, पब्लिश हुई थी 1667 में, और दोबारा से आई थी 1674 में। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। मिल्टन ने जब चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया गया था तो उसके 2 हफ्ते बाद मिल्टन को क्रॉमवेल के द्वारा जनता को अपीज करने के लिए एक वर्क लिखने के लिए कहा गया था, और तब मिल्टन ने लिखा था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, जिसमें उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को सही ठहराया था और उनको एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रूलर बताया था जो कि बहुत डिट्रीमेंटल था जनता के लिए, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि कॉमनवेल्थ ही, जो क्रॉमवेल है उनका शासन ही जनता के लिए हेल्पफुल होगा। इस वर्क के बाद ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट के बाद मिल्टन को सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट जो कि थी लैटिन सेक्रेटरी की, वो उन्हें दे दी गई थी। तो दैट इज ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। सैमसन एगोनिस्टिस शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन में ना, ये 2004 का क्वेश्चन है, और उस समय बोर्ड ने जो आंसर माना था वो ये था द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। ये भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसके ना 2 ऑप्शन सही है। द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज एकिन टू हिज ओन लाइफ। सैमसन एगोनिस्टिस जो है मिल्टन क्या कहना चाहते थे? मिल्टन उसमें ग्रीक ट्रेजेडीज की जो ग्रेविटी थी वो लाना चाहते थे। ये बोर्ड के द्वारा माना गया आंसर है, सही ये भी है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एफ की श्रेणी में आ जाते हैं। इसे एफ माना नहीं था, मगर ये दोनों ऑप्शंस इसके बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि सैमसन एगोनिस्टिस बहुत ऑटोबायोग्राफिकल है। लास्ट फेज में उन्होंने लिखा था, 1671 में आया। अपनी ऑटोबायोग्राफिकल उसकी वजह से ही ये जाना जाता है, तो अपनी खुद की कहानी भी बताना चाहते थे, और काम डिग्निटी जो है ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी तो वो ग्रीक ट्रेजेडी की लाना ही चाहते थे। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अलीग्रो एंड अल पेंसिरोसो मीन। अलीग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, पेंसिरोसो का मीन होता है पेंसिव मैन। तो यहां पर है द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। पेंसिव और मेडिटेटिव का एक ही मतलब होता है विचार मग्न। John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age was. John Milton ने जब ये लिखी थी ode on the morning of Christ's nativity, वो बहुत कम उम्र के थे। He was only 21 years of age जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इस पोएम से उन्हें पहचान भी मिली थी, तो he was only 21 years old. डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। ये भी मैंने आपको बताया था कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना जो है ये एक वर्क है। मिल्टन ने इसमें पैराडाइज रीगेन्ड के ऊपर जो है वो जो बात उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड में कही है उसी बात को इसमें जो है उन्होंने डाउट जो है वो किया है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना ये वर्क तो बहुत लंबे समय तक ये भी नहीं पता था कि ये मिल्टन का वर्क है, लेकिन जब इस वर्क को पढ़ा गया, इसको ट्रांसलेट करा गया, लैटिन में लिखा हुआ था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया, तो उससे ये निकल के आया कि ये जो फिलॉसफी उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड में दी है उसी के ऊपर डाउट ये करती है। तो दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी क्या है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एक ओड है, संबोधित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन? नोवम ऑर्गेनम, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, एंडीमियन, प्रोथेलेमियन।
ये नोवम ऑर्गेनम, बेकन, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, मिल्टन, एंडीमियन, कीट्स, प्रोथेलेमेनिया, स्पेंसर। तो ये वर्क है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ये वर्क है मिल्टन का, जॉन मिल्टन जी ने लिखा है ये। Who calls God gifted organ voice of England? मिल्टन को किसने कहा है God gifted voice of organ voice of England? ये जो मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा था, ये दिस इज कमेंट बाय टेनिसन। ये टेनिसन के द्वारा कहा गया था। टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क लिस्टेड एज पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, एरियोपेजिटिका। ये सारे के सारे इनके पोइटिक वर्क्स हैं। एक यही जो है ये इनका प्रोज वर्क है, दैट इज एरियोपेजिटिका। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो सही है? क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा जो भी ये दिया गया है इनके बारे में, इनमें से कौन सा जो कोटेशन है, जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के संदर्भ में। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, बहुत ज़्यादा पर्सनल एलिमेंट्स हैं एपिक होने के बावजूद भी। इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, इज़ क्वाइट ऑब्जेक्टिव, हैज़ नन ऑफ द अबव क्वालिटीज़। देखिए ऑब्जेक्टिव तो वो बहुत कम है, एपिक को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तभी ब्लेक ने कहा था कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन जब लिख रहे थे तो वो अननोइंगली जो है वो उसमें उनके ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट है वो अपने आप ही इस एपिक में आ गए थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? देखिए पैराडाइज लॉस्ट का हीरो जब तक ये नहीं कहा जाता कि क्रिटिक्स के हिसाब से कौन है, तो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट का हीरो एडम को ही माना है। तो एडम इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सैटर्न को हीरो शेले ने माना है और क्रिटिक्स ने माना है, लेकिन मिल्टन ने हीरो एडम को ही बनाया था। सैमसन एगनिस्टिस बाय मिल्टन इज, सैमसन एगनिस्टिस क्या है भाई? बाय मिल्टन लिखा है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन नहीं लिखा है। सैमसन एगनिस्टिस बाय मिल्टन इज अ प्ले। अगर ये पूछा जाता अकॉर्डिंग टू मिल्टन क्या है तो ये लॉन्ग पोएम होती, क्योंकि मिल्टन ने इसे पोएम कहा है। लेकिन ये पूछा बाय मिल्टन क्या है तो ये एक वर्ड्स प्ले है, तो इट्स अ प्ले। बारीक से अंतर होते हैं जो समझने पड़ते हैं। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन? टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। कि अगर कमज़ोर पड़ते हैं किसी के भी सामने तो वो बहुत दयनीय है, चाहे करने में हो चाहे पीड़ा सहने में हो। तो ये खूबसूरत लाइन और कौन बोलेगा? जो सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है सैटर्न, सैटर्न के द्वारा बोली गई पैराडाइज लॉस्ट। Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. Who made this statement? ये statement जो है वो मैकमिलन के द्वारा किया गया है। ये एक बुक मैकमिलन के द्वारा जो है एडिट करके ये जो है स्टेटमेंट कहा गया है। The period known as the age of Milton is 1625 से 1660 का जो समय है वो कहा जाता है चार्ल्स फर्स्ट से लेकर जब रेस्टोरेशन पीरियड आ गया था तो वो समय माना जाता है मिल्टन का कि एज ऑफ मिल्टन। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। मेरे ख्याल से तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन। मेटाफिजिकल, कैवेलियर्स एंड प्यूरिटन्स। मेटाफिजिकल, कैवेलियर्स एंड प्यूरिटन्स 3 तरीके के पोएट्स थे। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द डैश फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जब मिल्टन ने लिखी थी तब उस समय उनकी जिंदगी वो मतलब इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस भी इसलिए हैं क्योंकि जब मिल्टन ने ये लिखी थी उस समय मिल्टन पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे। उन्हें अपना काम करने के लिए एंड्रू मार्वेल की सहायता लेनी पड़ रही थी और वो जो है इसमें उन्होंने जो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये उनका जो है इसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी बताया है। कहीं ना कहीं एक विद्रोह की भी जो है उन्होंने इसमें एक अलग जो है वो जगाई है। तो ये उनके जीवन के लास्ट फेज में लिखा गया है। In which poem does the following statement appear? Solitude sometimes is the best society. ये भी पैराडाइज लॉस्ट की है। Solitude sometimes is the best society.
मिल्टन सैमसन एगनिस्टिस, ये भगवान कितनी बार आ गया, ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी है जी। क्लासिकल इसलिए है क्योंकि ग्रीक प्लेज के तर्ज पे, ग्रीक ट्रेजेडीज़ के तर्ज पे लिखी गई है, तो ग्रीक या लैटिन ट्रेजेडीज़ को क्लासिकल कहा जाता है, इसीलिए ये क्लासिकल ट्रेजेडी है। In the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. Who was that friend? देखिए जी, 1637 में जो लिखा गया है ना, उस समय एडवर्ड किंग को नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जो ईयर 1637 में जब उन्होंने लिखा था कि वो एक समथिंग कुछ मेमोरेबल लिखना चाहते हैं, तो ये डियोडिटी के लिए था। इट वॉज फॉर चार्ल्स डियोडिटी। The line, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven occurs in। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, जो सुंदर सुंदर लाइंस पैराडाइज लॉस्ट की हैं, कि हमारा दिमाग अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है कि हम चाहें तो नर्क में स्वर्ग को बना लें और चाहें तो स्वर्ग में नर्क बना दें। और ये खूबसूरत लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की। In book First of Paradise Lost, Milton invokes the heavenly muse Urania. She is the muse of। देखिए, मिल्टन ने जो 9 म्यूजेस में से म्यूज़ को जो इन्वोक करा है, ये रियली में जो म्यूज़ हैं वो म्यूज़ हैं एस्ट्रोनॉमी की। She is the muse of astronomy। सो ये थे 39 क्वेश्चंस, जो इससे पहले वाले में 40 थे, इसमें 39 क्वेश्चंस हैं। जो अभी तक के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस थे वो सारे जो हैं उसमें करवा दिए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।